गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टैट्स भी हो सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। देखो स्टैट्स जो है, ये वाला जो शब्द है स्टैट्स, वो है स्टैटिक से। स्टैटिक कहते हैं स्टेशनरी को या एट रेस्ट, स्टेशनरी या इसको भी रेस्ट भी बोलते हैं। कि कोई भी चीज जब स्टैटिक होती है तो वो रेस्ट में होती है या फिर वो स्टेशनरी होती है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो उससे होने वाला, लगने वाला फोर्स, उससे सेटअप किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट्स। उससे पहले जब अगर हमको चार्ज के बारे में जानना है, अगर हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है तो हमको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज बोलते किसको है। तो तुम लोग 6 क्लास से या 7 क्लास से तुम सुनते हुए आते हो कि चार्ज होता है कुछ, है ना। और 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें कि चार्ज पाया कहां जाएगा, कहां पर चार्ज, कहां से हम लोग को चार्ज मिलता है, नेचर में चार्ज कहां मौजूद रहेगा, तो तुम बोलोगे कि सर मैटर में चार्ज पाया जाएगा, है ना। फिर अगर पूछे कि मैटर में कहां पाया जाएगा तो तुम कहोगे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में पाए जाते हैं चार्ज, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो फिर घूम के बात वही आ गई कि फिर चार्ज बोलेंगे किसको। देखो चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि प्रोटॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर होती है, वो एक प्रॉपर्टी है। तुम इलेक्ट्रॉन में से या प्रोटॉन में से उसकी प्रॉपर्टी को सेपरेट करके नहीं दिखा सकते। देखिए ये प्रॉपर्टी अलग से है। जैसे कि मान लो कि कोई इंसान है ना, तो उसमें ऑनेस्टी प्रॉपर्टी है ना, सच्चाई, ईमानदारी। तो तुम ह्यूमन में से ऑनेस्टी को निकाल करके नहीं दिखा सकते कि देखो ये ऑनेस्टी है ना, ये ह्यूमंस की प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी है। उसी तरह चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि कुछ कुछ पार्टिकल्स में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है। और एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि अगर 2 बॉडीज में ऐसा प्रॉपर्टी आ जाए तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जैसे कि एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन दोनों पर वो प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में भी वही प्रॉपर्टी है जिसको कि हम चार्ज बोल रहे हैं, और प्रोटॉन में भी वही प्रॉपर्टी जिसको कि हम चार्ज बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे अभी का कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि अगर किसी 2 बॉडी में वैसा प्रॉपर्टी आ जाए तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगाए चाहे रिपल्सिव फोर्स लगाए, है ना। तो व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, व्हाट इज, है ना, चार्ज का डेफिनेशन है कि व्हाट इज मेंट बाय चार्ज। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी सच दैट, इस तरह से है कि सच दैट अगर किसी 2 बॉडी में अगर ये प्रॉपर्टी आ जाए तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स आएगा। सच दैट 2 bodies having that property will exert force on each other. तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कि अगर 2 बॉडीज में चार्ज हो तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। पहले ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि मिलीकिंस का एक्सपेरिमेंट है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। उसमें उस एक्सपेरिमेंट से वो ये पता करे थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। अभी के लिए हम लोग तो उस एक्सपेरिमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या कैसे गया था। फिलहाल के लिए लिख लो कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव
1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होगा मैग्नीट्यूड वाइज, पर ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, नेगेटिव में, -1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि देखो ऐसा पाया गया है कि ये जो चार्ज है ये अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाता है और रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। तो चूंकि दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, उससे ये इससे ये समझा गया है कि चार्जेस भी दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे अगर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज मानना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या काउंटर पार्ट है, उल्टा है। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हेडिंग हो जाएगा हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा चलो एक बात बताओ, किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मान लीजिए अगर ये बॉडी है ना, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, थियोरेटिकली मान के चलते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, हम ये देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कैसे होंगे? इंटीजर के रूप में होंगे ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, 1 क्या है? इंटीजर है, 2 भी क्या है? इंटीजर है। या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 भी क्या है? इंटीजर है। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में हाफ इलेक्ट्रॉन हो, या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन हो फिर आधा इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता, या तो रहेगा तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर नहीं रहेगा। तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा। मतलब इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी इंटीजर का ही नंबर होगा। जैसे 1 क्या है? इंटीजर है। अगर बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक क्या बन गया? इंटीजर बन गया। तो 1 को बोलेंगे इंटीग्रल वैल्यू, है ना, इंटीजर से आया है इंटीग्रल वैल्यू। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 भी क्या है? इंटीजर है। तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू ही है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल आया है इंटीजर से, मतलब कि अगर वैल्यू इंटीजर में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू कैसी है? इंटीग्रल है। या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 भी क्या है? इंटीजर है। और हम ये कहेंगे कि बॉडी में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इंटीग्रल वैल्यू में। तो इतना तो बात समझ में आता है कि किसी बॉडी में चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, वो हमेशा कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा, है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 100 इलेक्ट्रॉन हो फिर आधा इलेक्ट्रॉन फंसा हो उसमें, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो 100 इलेक्ट्रॉन होगा या 101 होगा, 100.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, है ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। उसी तरह अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इसमें इंटीग्रल वैल्यू होंगे। अच्छा मान लो फिलहाल के लिए हम लोग तो अभी देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। फिलहाल के लिए इजी रखने के लिए वैल्यू को मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है x। कितना चार्ज है? x चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है x। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा? 2x। चार्ज हो जाएगा 2x। मान लो अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज कितना हो जाएगा? 3x। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज इस बॉडी में कितना हो जाएगा? 4x। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज कितना हो जाएगा? 5x। तो तुम ये चीज गौर कर रहे हो, चीज तुम देख पा रहे हो कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है वो x का कैसा मल्टीपल है? इंटीग्रल मल्टीपल ही है ना। देखो x के साथ क्या जुड़ा हुआ? इंटीजर ही जुड़ा हुआ ना। या तो 1x होगा चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज x है तो 1x हुआ चार्ज। अगर एक बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है x
तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा 2x, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3x, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4x, 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से 5x। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उसका हमेशा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.60218 इंटू 10 to the minus 19 कूलम, उसी का कोई क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू होगा। ये बात है सामने, इसको लिख लेते हैं। What do we mean by quantization of charge? Quantization of charge says that black signature. Quantization of charge means that in a body the amount of charge will always be an integral value of इंटीग्रल मल्टीपल है ना, an integral multiple of charge of one electron या प्रोटॉन, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है तो दूर हो गया तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट इन अ बॉडी the amount of charge will always be an integral multiple of charge of one electron या one proton, है ना। सही बात है। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है x, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से 1x चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2x, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3x और 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 4x। तो हम देखेंगे कि कोई भी चार्ज होगा ना तो वो एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उसका हमेशा कैसा होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसी को क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अच्छा अभी देखो, अगर चार्ज इस तरह से ना कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो x चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2x चार्ज, तो बीच में ऐसा तो नहीं कि कुछ वैल्यू होगी, या तो x होगा या 2x होगा। इसलिए कहते हैं कि बॉडी उसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी बॉडी का वो डिस्क्रीट होता है, मतलब कि बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगा या तो x होगा, फिर दूसरा वैल्यू जंप कर जाएगा 2x पर, फिर तीसरा वैल्यू जंप कर जाएगा 3x पर, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि चार्ज जो है बॉडी का उसको डिस्क्रीट मानते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। और चूंकि पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही बहुत छोटा होता है तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको दिखेगा कैसा है कि कंटिन्यूअस है। खैर वो बात हमको समझना भी नहीं, हमको बस ये समझना है कि क्वांटाइजेशन चार्ज बोलते हैं किसको है। चलो लिख लो इस बात को, हम रब कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग पढ़ लेते हैं कि अच्छा एक चीज बताओ, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा। मान लो किसी बॉडी में प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। मान लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं n1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है n2। तो हमको पता है कि किसी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। प्रोटॉन के नंबर्स हैं n1 और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है n2। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा Q अगर बोले तो वो हो जाएगा, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो n1 एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि n1 इंटू 1.60218 इंटू 10 to the minus 19 कूलम, और माइनस क्योंकि प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हो जाएगा माइनस n2 इंटू 1.60218 इंटू 10 to the minus 19 कूलम। अच्छा इसको मानो बोलते हैं E, इसको क्या बोलते हैं E बोलेंगे। अगर वैसे E से तो इलेक्ट्रॉन डिफाइन करते हैं तो E माइनस कर दो इसको बोले अगर मान E तो ये हो जाएगा n1E माइनस n2E। E का वैल्यू कितना है इतना है, और इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं E नेगेटिव से। चलो तो ये निकालेंगे किसी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना आएगा इस तरह से।
अच्छा, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हेडिंग हो जाएगा हमारा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बस अभी बेसिक फाउंडेशन वाले टॉपिक्स है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अच्छा मान लो कि हाँ, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस बात पर बेस्ड है कि हम लोग चार्ज को, जैसे यूनिवर्स का पूरा जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, मतलब कि हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी चार्ज है सिस्टम में वो फिक्स्ड है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक का चार्ज उठा के दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे का चार्ज उठा के पहले को दे सकते हैं, इसका चार्ज उठा के तीसरे को दे सकते हैं। तो हम लोग चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, किसी का चार्ज उठा के किसी को दे दिया, किसी का चार्ज उठा के किसी को दे दिया। पर ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो यूनिवर्स को, अब तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, तो हम लोग छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि ना ही हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही मास को। तो मान लो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो बाउंड्री बना रहे हैं, ये कैसा सिस्टम है, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है इसका जो सराउंडिंग है इधर, उससे इसका कोई भी इंटरैक्शन नहीं है ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मान लो इसमें दो बॉडी, बॉडी ए और बॉडी बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो बॉडी ए में अभी 8 कूलम चार्ज है, बॉडी बी में 3 कूलम चार्ज है, ठीक। अच्छा, तो अगर कोई पूछे टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाए, तुम क्या बोलोगे, 8 कूलम प्लस 3 कूलम 11 कूलम, 11 कूलम चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का। अच्छा, मान लो कि अगर 8 कूलम में से 1 कूलम हम बॉडी बी को दे दें, यहाँ कितना कूलम बचेगा, 7 कूलम बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 कूलम। अगर 1 कूलम उठा करके हम दे देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 7 कूलम। यहाँ कितना बच हो जाएगा, 4 कूलम। तो इसका चार्ज घट जाएगा, इसका चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे यूं पूछे कि अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, तब भी कितना हो जाएगा, 7 कूलम प्लस 4 कूलम 11 कूलम। होगा कि नहीं होगा। मान लो फर्क अगर 8 कूलम वाला 2 कूलम देता है इसको, तो यहाँ कितना बचता, 6 कूलम। यहाँ कितना हो जाता, 5 कूलम। तो इसका चार्ज घटता, इसका चार्ज बढ़ता। लेकिन अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहता, फिक्स रहता, सेम रहता, कंजर्व रहता। इसी को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। डेफिनेशन लिख दो, डिक्टेट करा देते हैं कि चार्जेस कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट ओनली कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। हेंस the total charge of an isolated system will always be constant या conserved, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन। चलो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा चलो अब हम लोग जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, या इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ से, हम लोग देखेंगे फोर्स कितना आता है दो चार्जेस के बीच, फिर उससे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गॉस लॉ, ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।